शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ना होल टाइम डायरेक्टर रूप पुत्रा। रूप सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। और सर, सबसे पहले ओवरऑल शुरुआत करना चाहेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर से मार्जिन्स के फ्रंट पर भी एक काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बट ओवरऑल कैसे आउटलुक रहेगा ऑन रिजल्ट्स? धन्यवाद पहले तो रिजल्ट को अप्रिशिएट करने के लिए आपका। और जहाँ तक सवाल है रिजल्ट के आउटलुक का, तो देखिए जैसा आपको आइडिया है कि अपने ये रिजल्ट में हमने 22% के आसपास टॉप लाइन को ग्रो किया है और 76% के आसपास रफली हमने बॉटम लाइन को ग्रोथ किया है स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो यदि आप इसको आगे देखना चाहें तो हमारे लिए जेएफएम जो है जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर जो है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए और बेहतर होता आया है पास्ट में भी। और हमने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में एयूएम हम लोग लगातार ऐड करते जा रहे हैं। आज की तारीख में हमारा एयूएम यदि लास्ट क्वार्टर एंड की बात करूं तो ऑलरेडी 8,370 करोड़ पे एयूएम पहुंच चुका है। और ये एयूएम की ग्रोथ के कारण आगे भी इसमें रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट की पूरी गुंजाइश है। सेम वे में यदि मैं एमटीएफ बुक की बात करूं तो आज की तारीख में 1230 करोड़ की हमारी एमटीएफ बुक हो चुकी है और एमटीएफ बुक में भी आगे फर्दर एडिशन होता जा रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमको एक स्टेबल रेवेन्यू फर्दर प्रोवाइड करेगी। तो उसके कारण से अगला क्वार्टर भी जो अभी चल रहा है उससे बेहतर होने की उम्मीद है। जी, और सर साथ ही समझना चाहेंगे कमोडिटीज़, अभी जैसे हम जानते हैं जो प्राइसेस हम देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर ऑल टाइम हाई पर अभी हम देख रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन अपडेट यहाँ से कंपनी की ओर से क्या है एज कमोडिटीज़ डेरिवेटिव ब्रोकर? हम लोगों का कमोडिटी मार्केट में भी साथ में काम रहता है क्लाइंटों का और उसमें धीरे धीरे काम में बढ़त होती जा रही है। कमोडिटी सेगमेंट जैसा आपने राइटली हाईलाइट किया कि कमोडिटी सेगमेंट में मार्केट में ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी चढ़ाव है। गोल्ड सिल्वर का आपने हाईलाइट किया, इवन मैं बोल रहा हूँ मतलब मेटल में कॉपर वगैरह में भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जा रहा है और हम लोग कमोडिटी में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेंटली हमारे यदि मैं ब्रोकिंग रेवेन्यू की बात बोलूँ तो उसमें करीब करीब 8% हिस्सा जो है वो ब्रोकिंग के रेवेन्यू का कमोडिटी सेगमेंट से आता है और हम भी उसमें निरंतर ग्रोथ कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम डेरिवेटिव के जो जो सेगमेंट है इंक्लूडिंग कमोडिटी उनको उतना ज़्यादा सामने से क्लाइंटों को एनकरेज नहीं करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनी स्पेकुलेशन करने के लिए। तो हम लोग धीरे धीरे करते हैं, लोग जो इन्वेस्टर है ट्रेडर है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वाले ट्रेडर है या हेजर्स है उन क्लाइंटों के साथ में काम करके धीरे धीरे इसमें काम में वृद्धि करते जा रहे हैं। सर साथ ही समझना चाहेंगे यहाँ से डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ यहाँ से कॉम्पीट करने के लिए कैसे प्लान से, क्योंकि वो लोग जैसे एंटर हो रहे हैं एएमसी बिजनेस और साथ ही डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स, तो यहाँ से कैसे आप देखेंगे कैपेबिलिटीज़ यहाँ से कैसे सेल करेंगे अक्रॉस द सेगमेंट्स और इसके लिए क्या प्लान से कंपनी के? जैसा आपने बताया डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेज भी यस वो लोग धीरे धीरे करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स में भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंट ओपिनियन ये है कि ये पर्टिकुलर मार्केट में क्लाइंट जिनके पास में एक अच्छा नेटवर्थ अवेलेबल है, एक अच्छा नेट सरप्लस अवेलेबल है, वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक एडवाइस की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो इन्वेस्टर्स अपना रिटर्न को इम्प्रूव करने के लिए इस मार्केट में आते हैं। और वहाँ पे हमारा क्लाइंट को ओवरऑल बेसिस पे क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल समझ के क्लाइंट के टोटल इन्वेस्टेबल सरप्लस को अलग अलग एसेट एलोकेशन के रूप में डिवाइड करके जो सलाह देने का काम है उसमें क्लाइंट हमारे साथ में जनरली ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और हमने यदि आप हमारे टोटल कस्टमर बेस की बात करें तो 30 साल के ऊपर के हमारे पास टोटल कस्टमर में से 84% कस्टमर 30 साल से ऊपर की एज के हैं। और ये सेगमेंट का क्लियरली एक हमारे दिमाग में एक फोकस ये है कि भाई जिन क्लाइंटों के पास में एक रीजनेबल साइजेबल एयूएम हो उन क्लाइंटों के साथ हम काम करें जिनको हमारी सलाह की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब जब कॉर्पस बड़ा होता है तो ये सलाह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा कंपटीशन सही मायने में डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउस है जहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है उस पर नहीं है। हमारा फोकस लगातार एयूएम पे है और उस एयूएम की ग्रोथ को हम अभी भी करते जा रहे हैं। हमारा ध्येय ये रहता है कि क्लाइंट की टोटल जो लाइफ लॉन्ग जो जर्नी है उसमें हम लोग धीरे धीरे उसका कॉर्पस कैसे बढ़ाते जाएं, हमारे साथ में उसका कॉर्पस कैसे बढ़ाएं और एक्चुअल मार्केट में उसके वैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट कैसे लाएं। तो ये करके हम लोग जो काम कर रहे हैं और इसी कारण से हमारी कॉर्पस में एयूएम टर्म्स में ग्रोथ कंपेरेटिवली बेटर रहती है। नंबर ऑफ क्लाइंट टर्म्स में बात करूं तो हम लोगों का फोकस वो नहीं है।
जी सर, और एक चीज़ यहाँ से समझना चाहेंगे रूप सर, फाइनेंस कॉस्ट और लेवरेज की अगर बात करें वो हायर है कंपेयर टू कंपटीशन अगर देखें तो यहाँ से मार्जिन्स भी उसकी वजह से यहाँ से लोअर है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? और ये गैप फिल करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ ये ब्रिज कैसे आप करेंगे ग्रो करने के लिए इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स? जैसा आपने हाईलाइट किया फाइनेंस कॉस्ट, यदि फाइनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो टोटल, यदि मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो कंपोनेंट हाई है। वो हाई इसलिए है कि पहले हम लोग जो काम कर रहे थे नेचुरली हमारी ओन कैपिटल में जिस पे काम कर रहे थे, और उसके बाद में आपको जैसा पता है कि आईपीओ जब लेके आए थे तो आईपीओ का फंड्स पूरा का पूरा इस कंपनी में आया है। तो इस कंपनी में आने के कारण हमारी एक साइड में कहीं ना कहीं कॉस्ट रिड्यूस होना चालू हुई है इन टर्म्स ऑफ द टोटल परसेंटेज। दूसरी साइड हम हमारी एमटीएफ बुक को कंटिन्यूड बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा ध्येय यह है कि एक साइड में हमारी एमटीएफ बुक यदि बढ़ती रहे तो इवन फाइनेंस कॉस्ट यदि बढ़ती भी है, हमारा अल्टीमेटली इसमें निम जनरेट जो हो रहा है वो आज भी जनरेट हो रहा है, जिसमें हम करीब करीब 4.5 से 5% का निम जनरेट कर पा रहे हैं ब्याज की इनकम में। तो कॉस्ट बढ़ने के साथ भी ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में एक साइड में ये एडिशन करता है। और दूसरी साइड में ये हमारे कैश मार्केट बिजनेस जो हमारा कोर फोकस है, हमारा आज भी टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा ब्रोकिंग की बात करूं तो वो कैश मार्केट से आता है। तो ये हमारे डिलीवरी बेस्ड बिजनेस को हेल्प करता है, ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है डिलीवरी को लॉन्ग टाइम तक वो अपने साथ में रख पाए और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेज को इंप्रूव करता है। तो मेरा मानना है फाइनेंस कॉस्ट का हैवी होना हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बाय दैट वे, बट ओवरऑल बेसिस पे रिड्यूस हो रहा है। और हमारी कॉस्ट जो है आई कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो भी धीरे धीरे हम लोग फर्दर नेगोशिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो पहले कंपेरेटिवली हाई था वो अभी एक हद तक रिड्यूस हो गया है, और उसके कारण से हम लोग बेटर वे में नेगोशिएट करके अपनी इस कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। जी। और सर रिसेंटली जो कंप्लायंसेस लैप्सेस कंपनी से जो हुए थे तो पेनल्टीज रिसेंटली कंपनी को मिली है, तो इसके लिए क्या स्टेप्स कंपनी ने लिए ये रेक्टिफाई करने के लिए एरर्स? आपने जैसा हाईलाइट किया खुद ने कि टेक्निकल ग्लिचेज, एक्चुअली टेक्निकल ग्लिचेज में ऐसा रहता है कि इंटरप्रिटेशन का बहुत जगह डिफरेंस होता है। एक चीज को हम लोग हमारे यहाँ मानते हैं कि टेक्निकल ग्लिच नहीं है और रेगुलेटर यदि बाद में इंस्पेक्शन में बोलता है कि नहीं ये टेक्निकल ग्लिच है, तो कहीं ना कहीं वहां पे गैप आता है। टेक्निकल ग्लिच का सही मायने में मीनिंग ये होना चाहिए कि जहां पे मेजर वे में यदि क्लाइंटों की ट्रेडिंग इंपैक्ट हो तो वो टेक्निकल ग्लिच है। पर कई दफे साथ के जो सिस्टम होते हैं, जो अटैच सिस्टम है जिनसे ट्रेडिंग पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनमें भी कभी कोई असर होता है, तो रेगुलेटर का बोलना है कि नहीं वो भी टेक्निकल ग्लिच है, तो उसमें आईएसएफ वगैरह में रिप्रेजेंटेशन होते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूं कि हम कंपेयर ऑलवेज वी ट्राई टू फॉलो जो भी कंप्लाइंसेज होती है हम उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जहां भी रेगुलेटर की ओर से कोई एडवाइस आती है और कहीं कोई इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस भी होता है तो उसको बाद में हम जैसा रेगुलेटर का इंटरप्रिटेशन होता है उसके हिसाब से अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे इस पे इंप्रूवमेंट करते जाते हैं। तो हमारा ध्येय यही रहेगा कि यदि कोई भी तरीके की पेनल्टी जो यदि आई है तो आगे उन चीजों में सुधार करके हम लोग इस पेनल्टी को ऑलमोस्ट जीरो पे कैसे लेके आए फ्यूचर के लिए। जी। और सर यहाँ से आउटलुक की अगर बात करें रेवेन्यू मार्जिन्स या फिर पैट के फ्रंट पर वो क्या देना चाहेंगे? पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे मैंने बताया हमारा टोटल जो रेवेन्यू बेस है उसमें से करीब करीब 52% हिस्सा जो है वो ब्रोकिंग से आता है। और ब्रोकिंग की अनसर्टेनिटी आप सभी को आइडिया है कि ब्रोकिंग का में मार्केट पर डिपेंडेंसी कंपेरेटिवली हाई रहती है, और हमारा ये जो ब्रोकिंग का हिस्सा है उसमें से भी मेजर डिपेंडेंसी कैश मार्केट में है। मेरा पर्सनली मानना है कि आगे जाके मार्केट में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। और यदि ब्रोकिंग में टर्नओवर में यदि करंट की बात करूं अभी रिसेंट की, तो ओवरऑल बेसिस पे लास्ट यदि क्वार्टर की बात करें तो उसमें 3% से ही एक्सचेंज का टोटल टर्नओवर इंक्रीज हुआ है। हमने फिर भी उसमें करीब करीब 11% का इजाफा किया है हमारे यहाँ पे टर्नओवर में। तो हम लोग कैश मार्केट में बेटर करते जा रहे हैं, और यदि आगे यदि साथ में यदि मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो एक साइड हमारा ब्रोकिंग रेवेन्यू उससे बेहतर होएगा। दूसरी साइड में यदि मैं बात करूं जो चीजों पे प्रिडिक्टेबिलिटी है हमारी जिसकी वजह से हमारी कंसिस्टेंसी है कंपेरेटिवली रेवेन्यू में, तो उसमें दो पार्ट है, नॉन ब्रोकिंग के है दोनों पार्ट। एक है ये एमटीएफ बुक जिसको मैंने बताया हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं, तो उसमें हमारा अभी करंट में जैसे 1230 करोड़ का फिगर क्रॉस हो चुका है। और जैसा मैंने पिछले दफे भी अपने यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि ये कहीं ना कहीं 1450 से 1500 करोड़ के आसपास हम इस ईयर एंड में ले जाएंगे। तो वो आगे हमको कंटिन्यूड बेसिस पे रेवेन्यू स्ट्रीम देगा नेक्स्ट ईयर में भी, और नेक्स्ट ईयर में भी इस बुक को हम कंटिन्यू ग्रो करने की करेंगे। दूसरी साइड डिस्ट्रीब्यूशन का एयूएम जो है वो भी अभी करीब 8370 करोड़ हो गया है,
और इस ईयर एंड तक 9,500 से 10,000 करोड़ का AUM करने की है, और उसके बाद भी इस AUM को लगातार ग्रो करने की है। तो ये दोनों चीजें ऐसी है जो हमको कंसिस्टेंट बेसिस पे रेवेन्यू देती है, तो उससे चांसेज काफी ब्राइट है कि हम लोग इन चीजों में ग्रो करते जाएंगे और हमारे रेवेन्यू को धीरे धीरे फर्दर स्टेबल बना देंगे। जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे, बजट इज़ अप्रोचिंग, तो सेक्टर्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से? जहां तक बात कर रहे हैं आप इस बजट की, एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री में ओवरऑल बेसिस पे काफी हाई है, क्योंकि काफी सेक्टर अभी अपने जब से ये ट्रम्प का टैरिफ का जो वार चालू हुआ था उसके बाद में काफी सेक्टर आज की तारीख में स्ट्रगल कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का फोकस बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट को अपने आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है उसका आइडिया है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को इंटैक्ट रखना है, धीरे धीरे करते हैं। आज पॉजिटिव पार्ट यह है कि इंडिया में ग्रोथ का रेट है आज भी, ओवरऑल यदि मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में, तो वी आर एट ए हाईएस्ट ग्रोथ रेट। और अपने कहीं ना कहीं 2047 की जो मोदी जी जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हमको ये ग्रोथ को डबल डिजिट में ले जाने की उनकी पूरी इच्छा है। तो नेचुरली हर बजट जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते बिजनेस फ्रेंडली रहेगा। जहां तक बात करें इस इंडस्ट्री की, तो मेरा ये मानना है रेगुलेटर का भी फोकस है, गवर्नमेंट का भी फोकस है कि धीरे धीरे डिलीवरी के बिजनेस को फोकस किया जाए। और यहाँ पे हमारी एक एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि डिलीवरी के बिजनेस को लेकर जो जो अड़चने हैं उनमें यदि बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान लाके यदि इसको इंप्रूव किया जाए। एक सिंपल चीज यदि मैं बोलूं तो आज STT टैक्स जो है, STT टैक्स जब लाए थे तब कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि भाई धीरे धीरे डबल टैक्सेशन अवॉइड करेंगे, पर आज की तारीख में उसमें डबल टैक्सेशन है और वो भी डिलीवरी पे ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उस चीज को कंसिडर करके दी डिलीवरी के बिजनेस को एनकरेज करने के लिए इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। इट कैन बी बाय वे ऑफ यदि लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म के गेन को लेके कोई बदलाव हो सकता है या STT को लेके बदलाव हो सकता है। तो वो बदलाव होएगा तो वो हर हालत में अपने आगे आने वाले टाइम में डिलीवरी के बिजनेस को बढ़ाने में सहायता देगा। जी, ज़रूर सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। थैंक यू अगेन सर. તો આનંદ રાઠી શેર્સના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે નંબર્સ અને કંપનીની આવનારી યોજના જે રીતે છે એના પર એક ચર્ચા કરી. સ્ટોક પ્રાઇસ પર અત્યારે નજર કરીએ, લગભગ 0.5% આસપાસની મજબૂતી સાથે કારોબાર કરી રહ્યો છે આનંદ રાઠી શેર્સ. એ સાથે જ સમય થયો